रीडर्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे हम विद्युत क्षेत्र पढ़ रहे थे, जिसमें हमारी 4 क्लासेज हो चुकी हैं। हमने पहले पढ़ा चार्ज क्या होते हैं, दूसरे में हमने उसकी प्रकृति पढ़ी यानी प्रॉपर्टी पढ़ी, तीसरे में हमने कूलाम्ब फोर्स पढ़ा। अब कूलाम्ब फोर्स को हमने देखा। अब कूलाम्ब फोर्स का हम क्या करेंगे, उसका सदिश निरूपण यानी उसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, ये चीज़ हम आज देखेंगे। जैसे 2 आवेश ले लिए, 2 आवेश हैं, वो एक दूसरे पे कितना फोर्स लगा रहे हैं, कैसे फोर्स लगा रहे हैं, वो हम वेक्टर क्वांटिटी से ही उसको डिफाइन कर सकते हैं। यानी कि 2 बिंदुवत आवेश हैं, वो एक दूसरे पे किस प्रकृति का कितना बल, किस दिशा में बल लगा रहे हैं, ये सब क्या है, वेक्टर फॉर्म में आएगा। जैसे हमारे पास किसी कोई प्लेन है, प्लेन के अंदर हमारे पास 2 पॉइंट हैं। 2 पॉइंट माने हमने, जैसे ए पॉइंट हमारे पास है ए, जिसपे क्या है Q1 आवेश रखा हुआ है, यानी कि बिंदुवत Q1 चार्ज है। दूसरा हमारे पास जो पॉइंट है वो B है, जिसपे Q2 चार्ज है। अब हम देखते हैं कि Q1 चार्ज है, वो Q2 पे क्या फोर्स लगाएगा और उसकी जो डायरेक्शन है वो किधर होगी। वैसे ही Q2 चार्ज Q1 पे क्या फोर्स लगाएगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक प्लेन लेते हैं, जैसे एक समतल सतह है जिस पे हम एक पॉइंट लेते हैं, जिसका O पॉइंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। मूल बिंदु। इस मूल पॉइंट से Q1 चार्ज की जो दूरी है वो कितनी मानी हमने, R1, और जो Q2 चार्ज है उसकी डिस्टेंस हमने क्या मानी, R2। यानी कि इस मूल पॉइंट से इसकी जो डिस्टेंस है वो R1 हो गई और इस मूल पॉइंट से इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो R2 हो गई। ठीक है। अकॉर्डिंग द वेक्टर फॉर्म जो इनके बीच की दूरी है वो हो जाएगी R2 या R21 बराबर क्या हो जाएगी, R2 R1 का मापांक। ओके। अब हम देखते हैं Q1 के कारण Q2 पे लगने वाला फोर्स। कूलाम्ब के नियम के अकॉर्डिंग 2 बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला बल क्या होता है, उन दोनों आवेशों के परिणाम के तो गुणनफल के बराबर और उनके बीच में जो डिस्टेंस है उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अब देखो, यानी कि F21 क्या लिखेंगे, Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल क्या लग रहा है, वो है F21। वो क्या आ जाएगा, K Q1 Q2 R1 R2 के मापांक का स्क्वायर और R21 1 सदिश। ठीक है। इसका एकांक सदिश हम जानते हैं। एकांक सदिश क्या होती है, R का सदिश रूप और उसका मापांक। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, F2 K1 और R1 माइनस R2 का क्यूब R1 माइनस R2, ये हो गई सदिश। ठीक है। ये क्या हुआ,
Q1 के कारण Q2 पे लगने वाला फोर्स। अब इधर देखते हैं Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला फोर्स। Q1 के कारण Q2 पे जो फोर्स लगा उसकी डायरेक्शन ये होगी F21। जो Q2 के कारण Q1 पे फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन होगी ये, क्योंकि जो Q1 चार्ज है Q2 चार्ज है उनकी प्रकृति क्या है, सेम, डिफरेंट। अगर ये सेम होती तो क्या होता, ये एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करती, और ये अलग अलग है तब एक दूसरे को पास लाती। यानी कि इनकी प्रकृति सेम है तब ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिप्लेस। यानी कि इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो प्रतिकर्षित फोर्स लग रहा है। अगर इनकी प्रकृति सेम न होके विपरीत होती, यानी कि एक पॉजिटिव होता एक नेगेटिव होता, तो इनके मध्य जो फोर्स लगता वो अट्रैक्टिव फोर्स होता। क्या होता, अट्रैक्टिव फोर्स। ये दोनों सेम प्रकृति के हैं तब इस पे लगने वाला बल है वो ऑपोजिट साइड में होगा। अब Q2 के कारण Q1 पे लगने वाला फोर्स क्या होगा, F, इसको डिनोट करेंगे 1 2, ये हो जाएगा Q1 Q2 R2 R1 का स्क्वायर और R2 का एकांक सदिश। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, Q1 Q2 R2 R1 का क्यूब R2 R1 सदिश। ठीक है। अब देखते हैं जो R1 2 कैप और 2 1 कैप, ये क्या होते हैं, परस्पर विपरीत इकाई सदिश। यानी कि परस्पर विपरीत एकांक या इकाई वेक्टर क्या है, परस्पर विपरीत इकाई वेक्टर। इसको हमने A नंबर दिया इस इक्वेशन को, और इस इक्वेशन को हमने 2 नंबर दिया। अब ये फोर्स हमने देखे हैं कि ये एक दूसरे के विपरीत लग रहे हैं, तो क्या होगा, इसको हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम क्या लिख सकते हैं कि F21 और F12, यानी कि जो Q1 के कारण Q2 पे जो फोर्स लग रहा है और Q2 के कारण Q1 पे जो फोर्स लग रहा है वो परिणाम में तो समान होंगे, पर उनकी जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे से ऑपोजिट साइड होगी। ये दोनों एक्स एक्सिस में लग रहे हैं, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस में लग रहा है, एक नेगेटिव एक्स एक्सिस में लग रहा है। यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इनका जो परिणाम है वो बराबर होगा। और मापांक के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, वो पॉजिटिव ही आता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि F21 का मापांक बराबर F1 का मापांक। यानी कि दोनों फोर्स हैं वो परिणाम में तो समान है और दिशा में ऑपोजिट साइड हैं। अब हमने न्यूटन के 3 नियम पढ़े हैं, लास्ट का नियम क्या पढ़ा है,
क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी कि हम किसी चीज़ पे फोर्स लगाते हैं तो वो चीज़ हमारी तरफ वापस उतना ही फोर्स लगाती है। तो ये क्या होता है, न्यूटन का जो नियम है वो इस पे अप्लाई होता है, क्योंकि जो Q2 पे जो फोर्स लग रहा है उतना ही Q1 पे लग रहा है, बट वो इधर लगा रहा है और ये वाला इधर लगा रहा है, मतलब इनकी जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट साइड है। यही सदिश का। अब आगे देखो, अब कोई हमारे पास क्वेश्चन हो, जैसे इसको तो हमने ऐसे पढ़ा है, अब क्वेश्चन के रूप में हम इसको देखते हैं कि भाई कैसे निकालेंगे। दो फोर्स निकालने हैं Q1 Q2 के बीच में, तो उनकी डायरेक्शन है वो हम कैसे निकालते हैं, इसके लिए हम एक क्वेश्चन अप्लाई करते हैं। देखो, आपको केवल जो इसकी प्रॉपर्टी बताई थी ना वो याद रखना बहुत ज़रूरी है, उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें चलेंगी। जैसे हमें देखा था कि भाई जो समान प्रकृति के आवेश हैं उन पे जो चार्ज लगता है वो प्रतिकर्षित होता है, असमान प्रकृति के जो चार्ज होते हैं उनके बीच जो फोर्स लगता है वो आकर्षण प्रकृति का लगता है, यानी अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। तो ये कंडीशनें सब याद होंगी तो हम उनको मैथमेटिकल रूप में उनको डिफाइन करने के लिए हमें ज़्यादा। अब देखो क्वेश्चन देखते हैं, अब इसको क्वेश्चन के रूप में हम देखते हैं। जैसे एक बिंदुवत आवेश है, क्वेश्चन क्या है हमारा, एग्जाम्पल, एक बिंदु आवेश Q1 क्या है, 2 कूलाम का है। 2 कूलाम का, कूलाम बड़ी क्वांटिटी हो जाती है तो अब हम इसको क्या करेंगे, माइक्रो कूलाम में लिखेंगे। हम क्वेश्चन देख रहे थे जिसमें Q1 आवेश है वो 2 माइक्रो कूलाम का है, जिसकी स्थिति क्या है, एक्स एक्सिस पे तो क्या है 2 मीटर और वाई एक्सिस पे क्या है 1 मीटर। फिर दूसरा आवेश है वो क्या है -5 माइक्रो कूलाम, और जिसकी स्थिति क्या है, एक्स एक्सिस पे तो -2 मीटर और वाई एक्सिस पे क्या है +4 मीटर। अब क्या बताना है हमें, Q1 पे क्या फोर्स लगेगा और Q2 पे क्या फोर्स लगेगा, यानी कि एक दूसरे की वजह से एक दूसरे पे क्या फोर्स होगा वो हमें ज्ञात करना है। अब हमने इस क्वेश्चन में देखा है, सॉल्यूशन करते हैं। देखो इसमें हमने देखा है कि Q1 जो चार्ज है हमारे पास वो 2 माइक्रो कूलाम है, ठीक है, और जिसकी जो स्थिति है वो एक्स एक्सिस पे 2 मीटर है और वाई एक्सिस पे क्या है 1 मीटर है। अब दूसरा जो आवेश है वो क्या है, -5 माइक्रो कूलाम। अब यहाँ देखा है क्या, Q2 क्या है -5 माइक्रो कूलाम, यानी कि जो Q1 चार्ज है Q2 चार्ज है उनकी जो प्रकृति है, जो उनका नेचर है वो अपोजिट है। एक क्या है पॉजिटिव है, एक क्या है नेगेटिव, यानी कि इसके बीच में जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। अब एक चार्ज दूसरे पे कितना फोर्स लगाएगा और दूसरा चार्ज पहले पे कितना फोर्स लगाएगा वो हम देखते हैं। ये -2 और 4m, हम इसको ग्राफ के रूप में लिख लेते हैं एक बार, उससे आसानी हो जाएगी। जैसे ये एक्स एक्सिस है, इस पे मूल पॉइंट है, इसको -1 -2 1 और 2, ये क्या है मीटर में है। फिर ये लेते हैं, ये वाई एक्सिस लेते हैं, ठीक है, इसमें क्या है 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट है, 4 पॉइंट है, ठीक है। पहला जो 2 कूलाम माइक्रो कूलाम जो आवेश लग रहा है वो कौन से पॉइंट पे है, 2 मीटर
और 1 मीटर, यानी कि यहाँ पे है अपना Q1 चार्ज जिसका मान क्या है 2 माइक्रो कूलाम। दूसरा आवेश क्या है Q2 जो है -5 माइक्रो कूलाम, जो क्या है वो है -2 और 4 पे, यानी कि इसकी स्थिति क्या है Q2 की, ये जिसका मान क्या है -5 माइक्रो कूलाम। ठीक है, अब हमें इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है या इन दोनों पे जो फोर्स लग रहा है वो हमें डिफाइन करना है। तो हम मूल वही चीज़ जो सदिश में हमने क्या किया था, 2 चार्ज लिए थे, फिर कोई प्लेन सतह ली थी, उसमें हमने कोई पॉइंट माना था। वही पॉइंट ये है कि ये मूल पॉइंट, इससे हम देखते हैं कि इसकी दूरी क्या है और इसकी दूरी क्या है, फिर हम इनके बीच में जो बल लगता है वो निकालेंगे। जैसे इससे ये R1 हो गई, इससे ये R2 हो गई। ठीक है, और इनके बीच में क्या हो गई R2 या R1। ठीक है, अब हम क्या निकालते हैं Q1 पे Q2 के कारण लगने वाला फोर्स। देखो डायग्राम बने रहने दो और क्वेश्चन एक बार हटा देते हैं ताकि लिखने में दिक्कत नहीं आए आगे, तो क्वेश्चन एक साथ हो जाए पूरा, इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। अब देखो ये चीज़ मैंने यहाँ लिख दी, अभी यहाँ से इसका सॉल्यूशन देखो कि 2 चार्ज हैं, हमने इसको डायग्राम के रूप में लिख लिया ताकि हमें सदिश रूप में कूलाम फोर्स निकालने में कोई दिक्कत नहीं आए। पहले ऐसे क्वेश्चन आए तो हमें उनका डायग्राम बना लेना चाहिए ताकि वो क्वेश्चन हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाए। क्या हो जाए? इजी। इसलिए उसका डायग्राम बना लेना चाहिए। ये पॉइंट क्या है -2 और +4। ये वाला पॉइंट क्या है? ये है हमारे पास 2 और 1। ओके, अब देखो जो हमारे पास Q1 चार्ज था वो क्या था? वो था हमारे पास 5 माइक्रो कूलाम। नहीं, Q1 चार्ज था वो था हमारे पास +2 माइक्रो कूलाम, या इसको हम लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁻6 कूलाम, जो कौन से पॉइंट पे था? +2 और 1, यानी कि 2 और 1 पे इसकी स्थिति थी। दूसरा जो हमारे पास था चार्ज था वो कितना था? वो था हमारे पास 5 माइक्रो कूलाम, यानी कि ये नेगेटिव में है तो इसको हम क्या लिखेंगे? 5×10⁻⁻6 कूलाम। ये कौन सी पोजीशन पे है? ये है -2 और 4। ओके, अब हम क्या करते हैं Q1 पर Q2 पर लिखते हैं। पहले Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला फोर्स क्या लिखते हैं? Q1 पर Q2 के कारण कितना फोर्स लगेगा वो पहले हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो हमें वही कूलाम का जो वेक्टर फॉर्म में जो नियम था वो हम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखो F किस पे? Q2 के कारण Q1 पे लग रहा है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि Q1 Q2 R2 - R1 R2 1 कैप। तो इसको क्या लिख सकते हैं? K का मान कितना होता है? 9 × 10⁹। Q का मान कितना है? 2
माइक्रोकुलाम, यानी कि 10 की पावर -6। दूसरे का मान कितना है? -5, 10 की पावर -6, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? R2 R1 का क्यूब, और ये इसकी दिशा हो जाएगी, ठीक है। अब देखो R2 ये निकालते हैं हम, तो क्या आएगा? वो क्या है? R2 क्या है? -2i + 4j और -2i और -1 क्या है? -1 यानी कि j, ठीक है, क्योंकि दूसरा पॉइंट हमारे पास वो है। तो ये क्या आ जाएगा? R2 - R1 क्या हो जाएगा? ये कितना हो गया? -4i। ये कितना हो गया? माइनस यानी +3j, ठीक है। अभी हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 9, और ये देख लिया, ये डायग्राम यहाँ दिख जाएगा क्या? चलो हम इसको यहाँ पे करते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक है। यहाँ पे करते हैं इसको आगे, तो क्या हो गया? देखो F12 है, वो क्या हो जाएगा? 9, HR को हम इधर देख लेते हैं 2, और माइनस पहले ले आते हैं 5, 10 की पावर +9 है, और 10 की पावर -6 दो बार है, तो क्या हो जाएगा? इसको हम पावर्स हमेशा क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं, तो क्या हो जाएगा? 10 -6 और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -4i + 3j का मापांक का क्यूब, और इसको हम लिख देंगे -4i³ और +3j²। अब इसका मापांक भी निकाल सकते हैं हम। कैसे निकालते हैं इसका मापांक? कि 16 + 9 यानी कि 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, ये कितना हो गया? 25, ठीक है। 25 का रूट कितना होता है? किसका रूट होता है? 5 का। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 2 9, ये हो गया 18 माइनस और 5 गुणा, ये कितना है? माइनस का 12 है और प्लस का 9 है, तो कितना हो गया? प्लस का 3 यानी कि 10 की पावर 3, और नीचे क्या आ जाएगा? 5 का क्यूब, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? 4i3j। तो इसको हम लिख सकते हैं -18/20, ये हो जाएगा 5√5, यानी कि इसका यहाँ √25 आया। √25 का हमने स्क्वायर क्यूब किया, √25 का क्यूब देख लो, क्यूब किया तो ऐसे लिख सकते हैं ना, स्क्वायर गुणा √5, तो ये क्या आ जाएगा? 5 का ये कट जाएगा और √5 लिख सकते हैं। तो 5 से 5 कैंसिल आउट, तो ये कितना हो जाएगा? √5 और 10 की पावर +3, और इसकी जो डायरेक्शन है -4i³ + 3j²। ये तो क्या हो गया? Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला फोर्स, जो किस दिशा में लगेगा? ये क्या है? -i², यानी कि इसकी जो दिशा होगी वो माइनस की
तरफ होगी। अब ऐसे ही हम Q1 के कारण Q2 पे लगने वाला फोर्स देखते हैं। देखो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, हम क्या देखेंगे F21 जो क्या हो जाएगा Q1 Q2 R1 माइनस R2 का स्क्वायर R12 कैप, ठीक है। K का मान हो गया 9 ये, और इसका मान हो गया 2 मल्टीप्लाई माइनस 10 की पावर माइनस 6, दूसरा 5 ये माइनस में है, इसका क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस 6 और अपॉन वो आ जाएगा 5√5। और इसकी देखो इसमें हम क्या निकालेंगे R1 R2, क्या निकालेंगे इसमें R1 और R2, तो क्या हो जाएगा 2i कैप प्लस j माइनस 2i कैप, ये प्लस में हो जाएगा, और माइनस 4j कैप, तो ये कितना आ जाएगा ये 4i कैप और ये माइनस 3j कैप, और जिसका क्या हो जाएगा 16 प्लस 9 यानी कि √25, वही चीज़ हो जाएगी। ये क्या होगा, इसकी जो दिशा होगी वो क्या होगी 2i कैप माइनस 3j कैप, यानी कि उसकी क्या थी माइनस 4i कैप प्लस 3j कैप, और इसकी क्या है प्लस 4i कैप माइनस 3j कैप। वो चीज़ प्रूफ हो गई ना, यानी कि फोर्स जो ये तो है हमारे पास Q21 फोर्स, ठीक है, और जो हमारे पास फोर्स आया था 1-2 फोर्स वो क्या था -9 10 की पावर 9, और वो था ये, इसको भी काट के हम ऐसे लिख सकते हैं -18 10 की पावर 3 और √5 और माइनस प्लस है ये प्लस i कैप माइनस 3j कैप, ठीक है। दूसरा इसका मान क्या आया था हमारे पास, वो देख लो आप, ये मान आया था -18 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 √5 और 4i कैप, ये नेगेटिव था, और प्लस 3j कैप। दोनों की दिशा से हमें पता चल रहा है कि इनके भी जो फोर्स लगेगा वो एक दूसरे के ऑपोजिट साइड लग रहा है, मतलब जो एक का फोर्स है वो माइनस एक्सिस की तरफ है और एक का जो फोर्स है वो है प्लस की तरफ, यानी कि वो डायग्राम हमने बनाया था उसमें देखो ये फोर्स की स्थिति कैसे हो जाएगी। ये हमारा मूल पॉइंट था, ये Q2 था, ये Q1 यहाँ था, तो इसका जो है वो माइनस i और j की तरफ है, जो इस पे Q2 के कारण लगा था, यानी कि -i और प्लस j, यानी कि ये फोर्स तो इधर लगेगा, और Q1 पे Q2 के कारण है वो क्या लगेगा
वो लगेगा हमारा माइनस की तरफ, यानी कि वो एक दूसरे से अट्रैक्टिव हो रहे हैं, पर इनकी जो है वो एक नीचे की तरफ लगेगा, एक ऊपर की तरफ लगेगा, ऐसे लगेंगे। देखो भाई हमें पता है कि माइनस आई कैप इधर आता है और प्लस जे कैप इधर आता है, तो यानी कि ये पॉइंट इधर आएगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि एक पॉइंट क्या है 4i तो यहाँ है और माइनस जे नीचे की तरफ है, मतलब ये जो पॉइंट है वो ये फोर्स है वो ऐसे कुछ मतलब ऐसे ऐसे लगेगा। ठीक है, ये हमने इसका क्या लिख लिया, सदिश निरूपण देख लिया, यानी कि क्वेश्चन से हमने इसका वेक्टर फॉर्म डिफाइन कर दिया। अब अगर आपको कोई मतलब पढ़ाने में ऐसे लग रहा है कि भाई मतलब जैसे ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई, तो आप कमेंट करके उसको पूछो, ताकि वो अगली क्लास में आपका क्लियर हो जाए। जो भी है, कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई स्टेप आपको समझ में नहीं आई है, वो आप कमेंट पे बताओ कि स्टेप हमें समझ में नहीं आई, या फिर ये बताओ कि भाई आपको ज़्यादा थ्योरेटिकल पढ़ाना है या फिर आपको उसके क्वेश्चन ज़्यादा करवाने हैं, उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा। फिर थ्योरेटिकल अगर नहीं पढ़ेंगे हम तो वही दिक्कत है, फिर हमारा जो बेस है वो लूज रह जाएगा। इसके लिए हमें पहले के जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो क्लियर करने पड़ते हैं। उसके बाद में अगर हमारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर होते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, उनका जो न्यूमेरिकल पोर्शन है ना वो अपने आप सोल्व कर सकते हैं, उनमें हमें दिक्कत नहीं आती। जब तक हमारे पास बेसिक कंसेप्ट ही उसका क्लियर नहीं है तो न्यूमेरिकल कहाँ से करेंगे। न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए हमें बेसिक कंसेप्ट ज़रूरी है। जैसे मैंने इसका वेक्टर फॉर्म का जो बेसिक कंसेप्ट है वो बताया, उसके अकॉर्डिंग हमने ये क्वेश्चन कर लिया। अगर हमें वेक्टर फॉर्म का जो बेसिक कंसेप्ट है वो पता नहीं है तो हम ये टॉपिक यानी कि ये क्वेश्चन है ये कर नहीं पाते। ठीक है, इसकी दिशा वगैरह हम नहीं निकाल पाते। इसके लिए सबसे पहले तो हमें क्या उसका बेसिक कंसेप्ट देखना पड़ता है, इसके लिए हमें थ्योरी पढ़नी पड़ती है। सीधी सी बात यही है। और हम अगर 11th-12th में अपने बेसिक कंसेप्ट अच्छे कर लेते हैं तो आगे हमें दिक्कत नहीं आती। ठीक है, अब देखते हैं कूलाम के नियम की क्या विशेषता थी, यानी कि कूलाम का नियम है वो किस कंडीशन में लग सकता है, यानी कि उस पर कौन सी कंडीशन अप्लाई होंगी तब वो फोर्स दो चार्ज के बीच में डेवलप होगा, यानी कि उत्पन्न होगा। वो कंडीशन हमें बतानी है। जैसे कोई इतनी देर हमने देखा था कि जो फोर्स लग रहा है वो केवल क्या लग रहा है, जो अपना बिंदुवत आवेश है वो स्थिर है, यानी स्टेबल है, वो गति नहीं करता, तभी हमारे पास क्या लग रहा है, कूलाम फोर्स लग रहा है। यानी क्यों, क्योंकि स्थिर बिंदु है वो केवल एक, आपको हमने बताया है उसमें उनकी प्रॉपर्टी में कि एक स्थिर बिंदु है वो केवल एक इलेक्ट्रिक फील्ड ही उत्पन्न करता है, वो न तो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है, वो न विद्युत चुंबक क्षेत्र उत्पन्न करता है। लेकिन अगर दो मूवमेंट करते हुए चार्ज हैं और जब हम उनके बीच में हम देखते हैं कि कूलाम फोर्स कितना होगा, तो हमें पता है कि उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ क्या होगा, उसमें एक ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ऐसे ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी। तब क्या होगा, जो हमारा कूलाम नियम है जिसका बेसिक कंसेप्ट है वो उस पर अप्लाई नहीं होगा। तो कूलाम के नियम की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, पहली क्या है, लिखना है कूलाम के नियम की विशेषता, यानी कूलाम फोर्स प्रॉपर्टी। कूलाम के नियम की विशेषता देखो, पहली क्या होनी चाहिए कि दो आवेश या दो चार्ज हैं जिनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो तभी लगेगा जब वो चार्ज क्या होंगे, स्टेबल कंडीशन में होंगी। अगर वो मूवमेंट करेंगे तो उनके बीच में कूलाम फोर्स नहीं लगेगा। यानी कि फर्स्ट कंडीशन क्या आ जाएगी, कूलाम के नियम के लिए आवेश स्थिर व बिंदुवत होने चाहिए। कूलाम के नियम के लिए
कूलाम के नियम की जो प्रॉपर्टी हैं या विशेषता हैं उनको हम अगली क्लास में देखेंगे।